हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन माने उदारीकरण, इसके बारे में अपना लेक्चर प्रस्तुत करूंगा। 80 के दशक में ये उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो कॉलोनीज़ थे वो 1940 से लेकर के 1960 के दशक में आज़ाद हुए और उन्होंने बढ़ चढ़ के पब्लिक सेक्टर को नियंत्रित करने की कोशिश किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें ये डर था कि कॉलोनियलिज्म तो ख़त्म हो गया है, कहीं न्यू कॉलोनियलिज्म ना हो जाए और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको पश्चिमी देश या पूंजीवादी देश नियंत्रित ना करे। और चूंकि बहुत सारे जो कॉलोनी थे वो आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से खोखले भी हो गए थे, उनके जो प्राइवेट ऑपरेटर्स थे उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अकेले देश की आर्थिक विकास कर सकें। तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान में भी आज़ादी के बाद से जो 1956 ईस्वी का जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत में ये निर्धारित किया गया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कमांडिंग हाइट्स मतलब हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाना है ताकि वो एक ग्रोथ इंजन बन करके देश के आर्थिक विकास में मदद कर सके। लेकिन 1980 के दशक आते आते हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो पीएसयूज थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और स्टेट के जो पीएसयू थे वो लॉस में जाने लगे। तो इसकी शुरुआत रूस से हुई, जिसको पहले सोवियत यूनियन कहते हैं। उन्होंने पेरेस्ट्रोका और ग्लासनोस्ट की पॉलिसी अपनाया गोरबाचोव ने, और चाइना में वन पॉलिटिकल सिस्टम टू इकोनॉमी का पॉलिसी अडॉप्ट किया जो अभी तक आज तक चल रहा है। ब्रिटेन में जो मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ चढ़ करके बढ़ावा देना शुरू किया। इसी तरह से रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका के उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना शुरू किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला जो पॉइंट था कि इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। और ये कोई हिंदुस्तान का ही मामला नहीं है, बल्कि अगर यूगोस्लाविया में या पोलैंड में उस पीरियड के जब इकोनॉमी को आप देखेंगे तो करीब 8-9% जीडीपी के लॉस की भरपाई उन्हें करना पड़ा 1989-90 आते आते। तो इस तरह से पहला जो फैक्टर है वो था इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, और दूसरा था कांस्टेंट लॉस मेकिंग बाय देम एंड देयर बाय क्रिएटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो हर देश कुछ सामान को आयात करता है और कुछ सामान निर्यात करता है। तो जैसे आप आयात करेंगे तो उस देश की करेंसी या डॉलर में आपको पेमेंट करना होगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर 1990 के दशक में, जैसे कि आपको मालूम है कि चंद्रशेखर सरकार जो उस समय में था, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारे पास में इतना पैसा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था कि हम सामान को आयात कर सकें। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या हुआ, हमें सोना गिरवी रखना पड़ा ब्रिटेन के बैंक में, और तब हम पैसा चुकाए, क्योंकि हम सामान जो आयात करेंगे तो वो सामान आयात करने के लिए हमारे पास में डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं रह गया था। तो दूसरा जो पॉइंट है कि कांस्टेंट लॉस मेकिंग, जो देश की आर्थिक व्यवस्था में जो पब्लिक सेक्टर, जिसको कि कमांडिंग हार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी के लिए चुना गया था 1956 के
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के तहत में अब 1980 के दशक में आते आते हमने क्या देखा कि धीरे धीरे जो स्टेट के पीएसयू थे वो भी लॉस मेकिंग में चले गए और जो केंद्र सरकार के जो पीएसयू थे वो भी लॉस मेकिंग में चले गए और उनकी भरपाई के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा बजट में माने जनरल रिवेन्यू से उसकी भरपाई करनी पड़ रही थी। तो तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है कि जो बहुत सारे जो विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज, चूंकि हाल में ही आज़ाद हुए थे, तो वो उनकी निर्भरता कहाँ थी? यूएसए पर। और जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, जो पहले इंपीरियलिस्ट पावर थे, मतलब साम्राज्यवादी, जैसे आप जानते हैं कि साम्राज्यवादी देश कौन कौन था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, और बाद में जापान भी। तो ये सारे जो साम्राज्यवादी देश थे उन पर विकासशील देश जो नए नए अभी आज़ाद हुए थे उनकी बहुत ज़्यादा आर्थिक निर्भरता थी और अभी भी है। और इसके अलावा जो चौथा फैक्टर है वो दोस्तों क्या है कि उन्हें आपको मालूम होना चाहिए कि 1945 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक नई आर्थिक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना किया गया अमेरिका के नेतृत्व में। और इस न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर का जो संस्था है जिसका निर्माण किया गया वो था वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड माने IMF। और इन दोनों जो बैंक हैं उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? अमेरिका का है। तो अमेरिका वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा पूरे विश्व के आर्थिक संरचना को, व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम भी करता है। और ये इसका जो शुरुआत हुआ वो 1945 से हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे देशों का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ने लगा तो अमेरिका ने इन वर्ल्ड बैंक और IMF के माध्यम से उन देशों पर प्रेशर डालना शुरू किया कि आप अपने इकोनॉमी को फ्री कीजिए, खोलिए, ओपन करिए। बहुत सारे कंट्री ने, जो देश आज़ाद हुए थे, उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा के रखा था ताकि जो उनका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो कंपटीशन से बच जाए और बर्बाद होने से बचे, क्योंकि पश्चिमी देशों के जो टेक्नोलॉजी हैं उनके बराबरी इन देशों के डेवलपिंग कंट्रीज के टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते थे। तो खोलने का मतलब क्या हुआ? खोलने का मतलब यह हुआ कि आप जो है ना टेरिफ ड्यूटी को या कस्टम ड्यूटी को कम करिए। तो इस तरह से ये जो हम 4 फैक्टर बताए हैं वो दैट वाज द रीजन फॉर लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। हमारे देश में जैसा कि आपको बताया कि चंद्रशेखर सरकार को इतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था, डॉलर नहीं था कि वो सामानों का आयात कर सके, और उसके लिए उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना गिरवी रखना पड़ा। अब 1991 में नरसिम्हा गवर्नमेंट में जब आई तो उनके वित्त मंत्री, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह, उन्होंने लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जिसको कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कहते हैं, इसकी शुरुआत किया। अब दोस्तों हमने कल आपको डिटेल में ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के बारे में बताया था। आज जो है वो हम लिबरलाइजेशन उसी का ही एक पार्ट है। मैंने सोचा कि जब मैंने ग्लोबलाइजेशन को क्लियर किया है तो उसका पूरा डिटेल व्याख्या, उसका जो बैकग्राउंड है वो भी आपको बता दिया जाए कि कैसे ग्लोबलाइजेशन हिंदुस्तान में हुआ। तो उसका जो शुरुआत है वो होता है लिबरलाइजेशन से। और लिबरलाइजेशन कैसे हुआ? उदारीकरण, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से। एक इकोनॉमिक पॉलिसी भारत सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे 1956 में, उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू किया था। और दूसरा जो उसी पर 60, 70 और 80 के दशक पर काम होते गए। हालांकि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको
रिलैक्स करने की कोशिश किया था और उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंदर में नहीं रहना चाहिए, उनका कोई काम नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकली और सिस्टमेटिक ढंग से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत 1991 से होती है। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको ग्लोबल इकोनॉमी से, वर्ल्ड इकोनॉमी से, जो मैंने कल बताया था, उसको इंटीग्रेट किया जाए, उसको जोड़ा जाए। पहला पॉइंट ये था। और दूसरा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो दूसरा लक्ष्य था वो था इन्फ्लेशन को, माने मूल्य वृद्धि, इसको कम किया जाए और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो असंतुलन हो गया है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर जो हमारे रिजर्व में काफ़ी घट गए हैं, उसको दुरुस्त करने का काम किया जाए। बैलेंस, जो इम्बैलेंस इन पेमेंट है उसको दुरुस्त करने का काम और मूल्य वृद्धि, जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रहे हैं, उसको कम करने का काम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का दूसरा इम्पॉर्टेंट मकसद था। और तीसरा था हायर ग्रोथ। अब दोस्तों हमने देखा कि 1947 से लेकर के और 1990 तक में हम क्या देखते हैं, जो हम हिंदुस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 5%, 4%, 3%, तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। जबकि हमने पब्लिक सेक्टर को पूरी तरह से उस पर फोकस किया, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर का जो इनएफिशिएंसी था, जो उसका ब्यूरोक्रेटाइजेशन था, तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो है ना प्रॉफिट मेकिंग कर ही नहीं पाते थे। बिकॉज कॉमर्शियल पद्धति से जो तत्काल जो डिसीजन लेना होता है वो डिसीजन हमारे ब्यूरोक्रेसी नहीं ले पाता था, वो मंत्रियों पर उसको टाल देता था और जिससे भारी जो कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग जो है ना वो भी रैशनल नहीं होता था, जिसके कारण से अंडर प्राइसिंग हो जाता था। और गवर्नमेंट ये भी कहती थी कि हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को भी देखना है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर को जो फंक्शन करना चाहिए था और उसको प्रॉफिट मेकिंग बनाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। दूसरी बात ये थी कि जहां पर 2000 मजदूर को काम करना चाहिए वहां पर 10,000 मजदूर काम कर रहे हैं। तो इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जिसके कारण से इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो मैन्युफैक्चर गुड्स है वो compete नहीं कर पाता, जो मैंने आपको कल बताया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीसरा जो लक्ष्य था वो था हायर ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा। और चौथा जो दोस्तों जो उसका मकसद था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल माने पूंजी और टेक्नोलॉजी का आबाद रूप से बिना मिनिमम रिस्ट्रिक्शन से, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उनका फ्री फ्लो होना चाहिए, ताकि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, उससे हिंदुस्तान की जनता भी लाभान्वित हो सके, यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी लाभान्वित हो सके और उस आधार पर सस्ते माल बनाए जा सकें। दीज वर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैप। तो दोस्तों अब जो लिबरलाइजेशन के स्पेसिफिक फीचर क्या हैं, उदारीकरण के महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो जनरल स्टडीज़ के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों का इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जिनका ऑप्शनल पेपर होगा, तो अगर वो बताएंगे तो हम उसको डिटेल में जाएंगे, लेकिन जो यूपीएससी में जितनी आवश्यकता है, जितना आपको जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में जाने की और बहुत सारे डाटा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के और एमपीपीएस में तो बहुत हल्के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हिसाब से हमें तैयारी करना है। तो इसी आधार पर मैं
आपको ये लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स का इंडियन इकोनॉमिक्स या सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो अगर अर्थशास्त्र है तो उसके लिए मैं डीप में भी जा सकता हूँ। तो अगर वो पहले से बता देंगे देन आई विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली दैट। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो जनरल स्टडीज के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्पेशल फीचर्स है वो दोस्तों क्या है? लेसेंड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड गिविंग प्राइवेट सेक्टर्स मोर इम्पोर्टेंस। पहला तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि टोटल जो है वो पब्लिक सेक्टर को समाप्त कर दिया जाए या ऑनरशिप जो है ना प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया जाए, पब्लिक सेक्टर को समाप्त कर दिया जाए। इसका मतलब ये भी होता है कि प्राइवेट सेक्टर्स के जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शनरी हैं उनको पब्लिक सेक्टर में लाया जाए और डिसीजन मेकिंग में उनका भी योगदान होना चाहिए। तो और गवर्नमेंट का जो डे टू डे का जो कंट्रोल है उसमें जो पब्लिक सेक्टर में उसको ख़त्म किया जाए और पब्लिक सेक्टर को कमर्शियल आधार पर चलाने का प्रयास किया जाए। ब्यूरोक्रेसी का जो ज़्यादा हस्तक्षेप है उसको कम किया जाए। और दूसरा पॉइंट क्या है? सिंप्लीफाइंग लाइसेंसिंग प्रोसीजर। दोस्तों जैसे कि 70 के दशक के 60 के दशक के इकोनॉमी के बारे में, भारत के इकोनॉमी के बारे में लोग क्या बोलते हैं? लाइसेंस कोटा का राज है। आपको याद होगा या आप लोगों को नहीं याद होगा कि एक टेलीफोन लेने के लिए लोगों को 6 महीने तक मशक्कत करने पड़ते थे लैंडलाइन टेलीफोन के लिए, जिसको आजकल कोई पूछ नहीं रहा है। तो जो लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत कठिन थी। तो जो लिबरलाइजेशन का जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लाइसेंस एंड कोटा के राज को समाप्त किया जाए और कम से कम ब्यूरोक्रेटिक हस्तक्षेप हो ताकि अधिक से अधिक प्रॉफिट मेकिंग हो, डिसीजन जल्दी से जल्दी लिया जा सके। तीसरा है कैपिटल मार्केट शुड बी ओपन फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जो प्राइवेट पूंजीपति हैं उनके लिए कैपिटल मार्केट को खोलना जरूरी है, जैसे कि शेयर एंड डिवेंचर, और में भी वो अपने इशू निकाल सकते हैं और शेयर कर सकते, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनी का। तो कैपिटल मार्केट को भी प्राइवेट जो पूंजीपति हैं उनके लिए खोलना। और चौथा है अपॉर्चुनिटी टू परचेज फॉरेन एक्सचेंज। पहले 1991 से पहले ये व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। अब आज की तारीख में क्या है कि आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्राइस पर खरीद सकते हैं, एट मार्केट प्राइस। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं मार्केट के संबंध में, और इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को शिथिल कर दिए गए हैं और इसमें गवर्नमेंट के जो इंटरफ्रेंस हैं, जो हस्तक्षेप है, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत हम क्या देखते हैं कि बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन, मतलब स्वच्छ और हेल्दी प्रतियोगिता की शुरुआत हमारे देश में हुई है, खास करके आर्थिक जगत में। अब दोस्तों अगर हम लिबरलाइजेशन का यदि इवैल्यूएशन करेंगे तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, तो उसके मूल्यांकन क्या हैं, इसके बाद हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। इवैल्यूएशन, पहला जो मैंने कल आपको बताया था वो आज भी बता रहा हूं कि इवैल्यूएशन में पहला जो है वो क्या है कि एक्सपोर्ट, खास करके जो कंप्यूटर के क्षेत्र में
सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पहले के अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसका मैंने कल डाटा प्रस्तुत किया था। तो सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारा जो एक्सपोर्ट है इंक्रीज इन द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। दूसरा, हमारा जो मार्केट है अब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है। तीसरा, कॉम्पिटिटिव हो गया है। चौथा, कि सामान जो है ना अच्छे अच्छे क्वालिटी के गुणवत्ता के सामान सस्ते दरों पर मिल रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके अलावा इन्फ्लेशन, अगर आप पहले 1990 के पहले देखेंगे तो आपने बहुत सारा जो गाना है वो आपने देखा होगा, महंगाई मार गई, जो बाकी जो बचा सो महंगाई मार गई। तो 70 के दशक में, 80 के दशक में बहुत ज़्यादा महंगाई होती थी और जिसके कारण से लोग तबाह हो जाते। तो वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक अचीवमेंट है वो है डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, मूल्य वृद्धि। हालांकि मूल्य अभी भी कम नहीं है, लेकिन यदि आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे 70, 80 और 60 के दशक के तुलना में, तो अभी इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया जा चुका है या बहुत कम है। और इसी तरह से पहले के ज़माने में हम देखते थे कि बैंक रेट जो है वो 18% हुआ करता था, 16% हुआ करता था, 14% हुआ करता था। अभी आप देखते हैं घर बनाने के लिए आप अगर लोन लेंगे तो आपको 8% में मिल जाएगा, 8 साढ़े 8% में। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उसके थोड़े रेट ज़्यादा हैं, 10-11% हैं। अगर शादी करना चाहते हैं अपने बेटियों का तो उसके लिए 8 या 9% है। बहुत सारे बैंक हैं इंस्टीड ऑफ जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं, उसके अलावा स्मॉल स्केल बैंक भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने बैंक खड़ा कर लिया। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में अभी 50 बैंक कोऑपरेटिव बैंक पैदा हो गया, हर यूनिट के पास में एक बैंक हो गया है। तो ये बैंक जो है ना सस्ते दरों पर लोगों को, और कमर्शियल बैंक भी लोगों को पूंजी देता है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैम डाउन। हमारे देश में अगर हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नेप आने के बाद से देश में जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ा है। और 2008-9 में तो करीब 9% की ग्रोथ रेट था, और 8% ग्रोथ रेट तो करीब 2001 से लेकर के अभी 2016 तक बहुत साल रहा। तो एक ग्रोथ होने से मतलब देश की आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि होने से इसका रिजल्ट क्या हुआ कि, लेकिन ये ग्रोथ रेट जो हुआ वो सब जगह एक जैसा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में या जो पहले ही से जो बहुत सारे राज्य जो विकसित थे उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बहुत ज़्यादा जोरदार ढंग से उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन इसका एक रिजल्ट और हुआ, जो पिछड़े राज्य के जो मजदूर थे, जैसे अगर आप दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में अगर चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि जितने भी लेबर लोग हैं मैक्सिमम, या हरियाणा के आसपास, तो आपको सब बिहार के और पूर्वी यूपी के जो एकदम पिछड़ा इलाका है वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ा। और वो इफेक्ट क्या है कि उनकी मजदूरी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। उनके भी जीवन स्तर, यदि बिहार में वो अगर मजदूरी करते तो जीवन स्तर नहीं उठता, क्योंकि वहाँ पर मजदूरी का रेट उस समय में बहुत कम था। अब जब वो हरियाणा में काम करने आ गए, पंजाब में काम करने आए, या दिल्ली के आसपास, या बॉम्बे में, या तमिलनाडु के आसपास, या कर्नाटक में, बेंगलोर के आसपास, हैदराबाद में, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे जो रियल एस्टेट में काम करने वाले मजदूर इन इलाकों से, पिछड़े इलाकों से, झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार से, ईस्टर्न यूपी से, ये सारे मजदूर वहाँ पहुँचे और इस तरह से उनके जीवन स्तर में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। तो जब ग्रोथ होता है देश में तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट समाज के सब वर्गों पर पड़ता है। तो नेप में माने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि है।
अब इसके डिफिशियंसी क्या है, मैंने इसमें कमी क्या क्या हुई, और जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री है ये बुरी तरह प्रभावित हुए। जैसे कि आप जानते हो कि जो बनारस के पास में जो भदोही है वहाँ पर कालीन तैयार करने का बहुत बड़ा कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से रही है। लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया गया तो इससे क्या हुआ कि बाहर के जो सामान आने लगे विदेशों से, वो सस्ते सामान आने लगे, दरी सस्ते में आने लगे, कालीन सस्ते में आने लगे। तो वहाँ का जो इंडस्ट्री था जिसको क्या आप स्मॉल स्केल, घर घर में वहाँ पर कालीन बनते थे, छोटे छोटे उद्योग लोगों ने स्थापित किया था सैकड़ों वर्षों से, और वो प्रसिद्ध भी था। बनारस की साड़ी वो भी उद्योग था, मुरादाबाद में पीतल उद्योग, ये छोटे छोटे जो उद्योग थे। अब जब विदेशों से सस्ते सामान आने लगे तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये compete नहीं कर पाए। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इंडस्ट्री का, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो गए, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्लोजर। छाप दें, आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार जो रुपया छापती है तो उसके एवज में वो सोना, उतना सोना जो है ना बैंक में रखती है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ऐसा नहीं है कि कितना भी रुपया छाप दो। हाँ, कभी कभी लेकिन सरकार क्या करती है कि यदि सर्कुलेशन में रुपया कम हो गया है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत में ज़्यादा रुपया छाप देती है बहुत सारे गवर्नमेंट। तो पहला तो रीजन ये है कि अगर रुपया उतना ही होना चाहिए जो आपके इकोनॉमी उसको जज्ब कर सके, और नहीं तो रुपया का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे वेनेजुएला में हुआ, लोग रुपये के अटैची भर करके तब 10 लीटर तेल लेने जाते थे। अंडरस्टैंड? तो यही बात बहुत सारे दूसरे देश में भी, अफ्रीका के देश में हुआ है। तो एक तो मॉनेटरी कारण है, और दूसरा कारण क्या है इन्फ्लेशन का, कि जब आपका उत्पादन, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, डिमांड इकोनॉमिक्स में डिमांड्स अगर आप कहेंगे तो एक क्लास हम इस पर भी लेंगे। डिमांड ज़्यादा हो, ग्रेटर डिमांड, और सप्लाई लेसर सप्लाई, ये इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत है, ग्रेटर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 80 के दशक में, 70 के दशक में जो प्रोडक्टिविटी है, आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी, हमने हमेशा कोशिश किया कि प्रोडक्टिविटी 4%, जितने भी प्लान हुए उसमें कोशिश यह किया कि 4% ग्रोथ रेट हो एग्रीकल्चर में, लेकिन कभी नहीं हो पाए। वो 2% से ज़्यादा नहीं हुआ, और बहुत साल तो 1% ग्रोथ रेट हुआ। अकाल हो गए, बहुत सारे हिस्से में अकाल हो गया। और उस समय में 70-80 के दशक में आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो है इरिगेटेड भी नहीं था। सरकार लगातार कैनाल खोदने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि अभी तवा कैनाल है। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, 1982 में इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। ये कंप्लीट होते होते जो तवा, आप जानते होंगे होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश में, और उस तवा कैनाल से होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरदा डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट की सिंचाई होती है। और इस नहर को ओपन कब किया गया, 82-83 ईस्वी में, ठीक है। इसके बनने में करीब 10-15 साल लगे। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि आज आप देखेंगे कि हरदा डिस्ट्रिक्ट और होशंगाबाद का कुछ आधा पोर्शन जो उस कैनाल क्षेत्र में आते हैं, उन्होंने प्रोडक्टिविटी के मामले में पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया है। और यदि आप 80 से पहले जाएं तो उस दोनों इलाके में, जो उन लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया था, तो पता लगा कि वहाँ पर केवल रेन फेड केवल फसल उपजाए जाते थे। क्यों? कि वहाँ पर कोई ग्राउंड वाटर नहीं है। तो ग्राउंड वाटर नहीं होने से बरसात के समय में जो फसल छोटे मोटे उपजा लिए गए, दैट्स ऑल। तो अब उसके कारण क्या हुआ, इन दोनों जिले में जो लोगों का जो जीवन स्तर है वो बहुत ज़्यादा आगे हो गया है। और अगर आप उस गांव में, चूंकि मैं वहाँ एसपी रहा हूँ, तो वहाँ गांव में देखेंगे तो एक एक गांव में मैंने 20-20 बोलेरो गाड़ी और स्कॉर्पियो मैंने देखे किसानों के पास में, जो मुझे आश्चर्यचकित करने वाला था। तो
आप ये समझ सकते हैं। लेकिन उस पीरियड में जब आप देखेंगे कि डिमांड, अब हमें जिस तरह से आप देखेंगे कि 70 के दशक में, 80 के दशक में, 60 के दशक में पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। आपको मैंने पॉपुलेशन के एक चैप्टर में बताया था TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। अभी भारत सरकार ने जो टोटल फर्टिलिटी रेट निर्धारित किया है वो है 2.1। मतलब एक महिला को 15 साल से लेकर 49 साल के बीच में उनको 2 बच्चे होना चाहिए। ठीक है, ये 2.1 निर्धारित किया, जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। अब अगर 60 के दशक में जाएं या 70 के दशक में, तो अब एक महिला को 6 बच्चे हो रहे थे और इसमें पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बूम हो गया। जबकि हमारा संसाधन जो था उस समय में बहुत कम था, एग्रीकल्चर में विकास हो नहीं रहा था। बहुत सारे जो एग्रीकल्चर लैंड थे वो इनइरिगेटेड थे। अभी तो भारत में जो मैंने एक वीडियो में बताया है कि कम से कम जो है ना 45% जो एरिया है हमारा अरेबुल लैंड वो इरिगेटेड हो चुका है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की भी शुरुआत 66-67 से हुई। हाई यील्डिंग वेराइटीज का उपयोग हुआ। जिस खेत में पहले 1 क्विंटल गेहूं होता था, 1 एकड़ में मान ली 5 क्विंटल गेहूं होता था जब ट्रेडिशनल सीड्स डालते थे, अब हरित क्रांति में क्या हुआ, 40 क्विंटल हो गया गेहूं। तो 8 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ। और गेहूं में तो आप देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी में हमने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो हमारा टॉपिक है उसको आप पढ़िए तो 10 गुना, 9 गुना से 10 गुना ज़्यादा वृद्धि हुआ है, मतलब प्रोडक्टिविटी हुआ है। हालांकि राइस में उतना नहीं हुआ, राइस में 3-3.5 गुना उत्पादकता ज़्यादा बढ़ी है। दूसरे जो मस्टर्ड है या अन्य जो जिन्स हैं या ऑयल सीड है उसमें भी उतना प्रगति 1 से 1.5 गुना या 2 गुना हुआ है। लेकिन गेहूं में 9 से 10 गुना वृद्धि होने का कारण क्या हुआ कि हिंदुस्तान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो पहले जो आज़ाद हम हुए थे उस समय में चूंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति थी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी और पॉपुलेशन एकाएक बूम होने लगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ होने के कारण से लोगों के पढ़ने लिखने, स्कूल और कॉलेज खुलने से सरकार धड़ाधड़ स्कूल कॉलेज खोला और इसके कारण से लोग अवेयर हुए, जागरूक हुए। तो इस कारण से जो है हमने क्या देखा कि धीरे धीरे जो है वो अब की स्थिति क्या है। अब ये स्थिति ये है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ने के लिए या जो बढ़ने के लिए खुद तत्पर है, माना उसका फाउंडेशन पूरी तरह से रखा जा चुका है। अब वो त्वरित गति से, जैसे मैंने कहा कि बहुत साल ऐसे हुए हैं जिसमें कि 8 से 9% की वृद्धि हुई है। चूंकि कोरोना काल है, ये तो चूंकि आफत काल है, इसकी मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन 6 से 7%, 8% ग्रोथ होना शुरू हो चुका था। 2001 से लेकर 2010 तक करीब 7 से 8% जो है ग्रोथ रेट हमेशा रहा हिंदुस्तान में। पहले अगर आप देखेंगे 80 के दशक के पहले तो 3% ग्रोथ रेट होता था। क्यों? कि हमारा इंडस्ट्री ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था, हमारे एग्रीकल्चर में विकास नहीं हो रहा था, हम 1 से 1.5% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। लोगों की जो डिमांड थी, जो जीन्स की ज़रूरत थी, खाने पीने के सामान, उसकी भरपाई हम नहीं कर पाते थे। और 60 के दशक में, 50 के दशक में तो हमें विदेशों से PL 480 के तहत में जो हमने USA से संधि किया था, उस ट्रीटी के तहत में हमें गेहूं और चावल मंगाने पड़ते थे, तब हमारी यहाँ के जनसंख्या को खिलाना पड़ता था। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या है? यह है कि इंडस्ट्रियल इफिशियंसी को बढ़ाया जाए। और दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाए। और तीसरा है फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जैसा कि मैंने कल बताया था कि फॉरेन, जिसको कि FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी हमारा जो देश है, जब से हमने ये ओपन किया है, तो अगर आप
विश्व के अन्य देश चाइना, ब्राज़ील या मैक्सिको की तुलना में हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना कम हुआ है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी तीसरा, जो मैं भूल गया था, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि यदि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है वो पूरा टेक्नोलॉजी आधारित होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्री जो आजकल हमारे देश में काम कर रहे हैं, अगर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा माल इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगा ही नहीं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को खरीदने वाला कोई होगा नहीं, दूसरे लोग उसको आयात कर ही नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा, माल डंप हो जाएगा, और जब डंप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उस इंडस्ट्री को बंद करना होगा। तो हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता रहता है, और उस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहीं भी अमेरिका में या ब्रिटेन में या फ्रांस में हुए हैं, उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयात करना है, ताकि हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अर्थात प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। एक जो प्राइवेटाइजेशन का जो विशेष लक्षण है या जो विशेषता है कि ये कहता है कि गवर्नमेंट शुड कंसंट्रेट अपॉन एजुकेशन, माने गवर्नमेंट का जो बेसिक काम है वो है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं, आधारभूत संरचना। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं अंग्रेजी में बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे कि जो नए स्टूडेंट हुए हैं उनको मालूम होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड होता है, रोड का निर्माण, जैसे कि रेलवे लाइन का निर्माण, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा, या जो हमारा पोर्ट्स है जहाँ से सामान की आवाजाही होती है उसका अपग्रेडेशन करना, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का गवर्नमेंट का जो बेसिक काम है वो है एजुकेशन को बढ़ावा देना, आधारभूत संरचना को तैयार करना, और इसके अलावा जो वेलफेयर के काम हैं, कल्याणकारी जो काम है वो करना। लेकिन प्राइवेटाइजेशन ये कहता है कि आप जो बिजनेस का जो काम है, जो वाणिज्य व्यवसाय का जो काम है वो हम पर छोड़ दीजिए, माने प्राइवेट प्लेयर्स पर छोड़िए। क्योंकि और जो मार्केट के जो रूल हैं, जिस तरह से मार्केट ऑपरेट करता है, तो मार्केट के ऑपरेट करने के तौर तरीके के लिए ज़्यादा जो है ना प्राइवेट प्लेयर्स या बिजनेसमैन ज़्यादा सक्षम हैं, तो उन पर उसको छोड़ दीजिए। और गवर्नमेंट का काम व्यापार करना नहीं है, वाणिज्य करना नहीं है, ये काम जो है ना प्राइवेट प्लेयर्स का है, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स का है, पूंजीपतियों का है। तो ये इस चीज़ को फोकस करता है। अब दोस्तों, चूँकि समय समाप्त हो रहा है, इसीलिए हमारे देश इसमें करीब 5 मिनट के अंदर में मैं ख़त्म करता हूँ। जो 1991 में और उसके बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया और जिसके माध्यम से हमारे देश के इकोनॉमी को विश्व इकोनॉमी के लिए खोला गया, मतलब ओपन किया गया, तो उसके पीछे जो तर्क दिया गया वो पहला तर्क क्या था? तर्क ये था कि बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के हैं, वो सब लॉस में जा रहे हैं और उसकी पूर्ति जो है ना स्टेट के जो रेगुलर बजट है उससे किया जा रहा है, तभी उसको चलाया जा रहा है, और ये जनता पर अत्यधिक भार है और इससे जनता के जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो प्रभावित हो रहा है। तो इसीलिए जो आर्गुमेंट दिया गया प्राइवेटेशन के पक्ष में वो था कि स्टेट ऑन्ड जो इंटरप्राइज हैं, हिंदुस्तान में 400 से ज़्यादा केंद्र सरकार के PSUs हैं, तो उसको रिविटलाइज करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। दूसरा, अगर हम ग्लोबल मार्केट में, वैश्विक मार्केट में अगर कंपटीशन करना चाहते हैं तो हमें प्राइवेटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। नए नए बिजनेस के टेक्निक ईजाद करने होंगे, इंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑटोनॉमी देना होगा, लाइसेंस एंड कोटा राज समाप्त करना होगा,
ताकि हम इकोनॉमिक क्षेत्र में जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकें। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि चूंकि प्राइवेटाइजेशन में त्वरित गति से इंटरप्रेन्योर्स द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, ब्यूरोक्रेटाइजेशन का अभाव होता है, तो ग्रोथ रेट होने की भी संभावना होती है, बढ़ने की संभावना होती है, और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तर्क प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में दिए गए, और जो उसके अगेंस्ट में जो तर्क दिए गए हैं वो ये है कि चूंकि गवर्नमेंट को गरीबों को देखना होता है, उसने भारतीय संविधान ने एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया है, तो गवर्नमेंट जो है ना केवल प्राइवेट प्लेयर पर सारे चीज़ नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसे जो गरीबों के हित मारे जाएंगे तो गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना जरूरी है। और प्रॉफिटेबिलिटी शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर प्राइवेटाइजेशन, ये उनका जो विपक्ष वाले लोग हैं उनका मत है। और दूसरी बात यह है कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर कैन नॉट बी साइडलाइन। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर कैन नॉट बी साइडलाइन इन द फील्ड ऑफ हाई टेक्नोलॉजी बेसिक इंडस्ट्रीज। एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कल के वीडियो में आपको बताया था कि जैसे कि हाई टेक्नोलॉजी है, जो अभी हिंदुस्तान की सरकार जो है मिसाइल बना रही है, रॉकेट का निर्माण कर रही है, ये जो हाई टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो मामले हैं, और जो बेसिक इंडस्ट्री है, जो मैंने आयरन स्टील इंडस्ट्री बोला कल बताया था, तो इसको जो है ना प्राइवेट प्लेयर पर नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये बेसिक इंडस्ट्री बाकी सभी इंडस्ट्री के फाउंडेशन है, पहला। और दूसरा जो हाई टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंस से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी है, जो भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि जैसे कि अभी तेजस विमान भारत सरकार ने बनाया है, मतलब हाल ने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो उनका प्रतिष्ठान है, ये क्या है? ये हाई टेक्नोलॉजी है। अभी देश के इसरो ने चांद पर जो है ना रॉकेट भेजा, ये सारे हाई टेक्नोलॉजी हैं। तो उस पर जो है प्राइवेट प्लेयर को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, और ये भारत सरकार को अपने पास ही रखना होगा। दूसरी बात कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो हमने कल बताया था कि 20% से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, तो वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हम नहीं रख सकते उनको। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या विभिन्न राज्य सरकारों को उसकी गरीबी रेखा को उठाने के लिए काम करना ही होगा, और उन्हें तरह तरह के, जैसे कि मनरेगा कार्यक्रम आप देख रहे हैं जो अभी पेंडेमिक में चल रहा है, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपने बजट को, जो बजटरी एलोकेशन था लगभग 40,000 करोड़, उसको डबल कर दिया, ताकि जो लोग जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं वो भूख से न मरें, और गांव देहात में जो शहरों से छोड़ के भाग करके गांव देहातों में चले गए हैं, जो आपने रोड पर लोगों को हुजूम देखा होगा, तो सरकार ने क्या किया कि उनको गांव में देहातों में जहां वो रहते हैं वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट की सुविधा हो सके, ताकि वो भुखमरी के शिकार नहीं हो पाए। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमेशा प्रॉफिट मेकिंग करता है, और पब्लिक सेक्टर हमेशा लॉस में रहता है। ये गलत है। बहुत सारे हिंदुस्तान के जो पब्लिक सेक्टर हैं, जैसे कि आप पेट्रोलियम सेक्टर लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग सेक्टर है वो। जैसे गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ले लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग करता है वो। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर हमेशा लॉस में ही जाती है। तो ये कोई, अगर उसको पब्लिक सेक्टर जिस तरह से हिंदुस्तान के जो नवरत्न हैं, अगर उसको सही ढंग से चलाया जाए, ब्यूरोक्रेटाइजेशन को कम किया जाए, तो वो विश्व के किसी भी पीएसयू से बेहतर हैं, और वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अपेक्षाकृत किसी प्राइवेट सेक्टर से। अब जैसे बोकारो में, पहले बोकारो स्टील प्लांट में 60,000 से ज़्यादा, अभी 2005 से पहले 60,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। अभी उसको घटा करके कितना कर दिया, 12,000, 10,000। अब इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना कम हो गया,
और जिसके कारण से स्टील जो है उसकी जो कॉस्ट है वो कम होने के कारण से वो इंटरनेशनल मार्केट और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में वो कम्पीट कर रही है और अच्छे गुणवत्ता के साथ कम्पीट कर रही है। तो ऐसा नहीं है, इसमें ये ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से कंक्लूजन में हम क्या पाते हैं? कंक्लूजन ये है, जो आपको आंसर जब लिखना पड़ेगा तो ये जरूर लिखना। कंक्लूजन ये है कि प्राइवेट सेक्टर को भी चलाना जरूरी है, जो खास करके जो एरिया ऑफ एक्सेलेंस है उसमें हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों नहीं दे सकते। उन एरियाज को, जैसे बेसिक इंडस्ट्री, जैसे हाई टेक्नोलॉजी, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो PSUs जो इतने मेहनत से बनाए गए हैं पिछले 50 साल 60 साल के दरमियान, उसको हम प्राइवेटाइज पूरी तरह से नहीं कर सकते। हाँ, उसके जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसको चेंज कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और इंटरनेशनल मार्केट में वो अपने आप को कम्पीट कर सके। तो इस तरह से हम क्या, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि इंस्टीड ऑफ डिसमेंटलिंग पब्लिक सेक्टर, इंस्टीड ऑफ डिसमेंटलिंग पब्लिक सेक्टर को पूरी तरह से समाप्त करने की अपेक्षा यह जरूरी है कि उसमें जो उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उनको ठीक किया जाए, उनको कॉमर्शियली वायबल बनाया जाए, और ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइवेट इंटरप्रेन्योर के साथ में कम्पीट कर सकें। तो अब चाइना में आप देखते होंगे कि उन्होंने तो 2 इकोनॉमी रखा हुआ है, एक पब्लिक सेक्टर का इकोनॉमी रखा हुआ, पब्लिक कंट्रोल इकोनॉमी है, और दूसरा उन्होंने फ्री मार्केट रखा हुआ हांगकांग में। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से चाइना पिछले 20 साल के दरमियान, 25 साल के दरमियान, जो 1980 में जो इकोनॉमी का जो साइज था वो इंडिया के बराबर ही था, आज इंडिया से 4 गुना ज़्यादा क्यों बढ़ गया? क्योंकि उन्होंने अपने रूल्स को फ्लेक्सिबल किया, लेकिन जो उनका पब्लिक सेक्टर था उसको डिसमेंटल नहीं किया। तो हमारे देश में जो नवरत्न काम कर रहे हैं उसको डिसमेंटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे देश का आधारभूत संरचना, फाउंडेशन है, इंडस्ट्री के फाउंडेशन है। तो इसके साथ से प्राइवेटाइजेशन और जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का साथ साथ होना जरूरी है। वह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश के इकोनॉमी को अस्थिर करने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों आज हमारे लेक्चर का मैं यहीं पर समापन करता हूं। अगर आपको कोई पॉइंट हो तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं।